स्टार्ट करने के लिए पॉज करना बीच में कुछ बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिट कर लेना एडिट उसको। कर लूँगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित होकर शुरू कर दीजिए। जैसे लाइक ए फ्रेंड यू आस्क मी, हम एक ट्रेन में जा रहे हैं ना, यस और ट्रेन में इंट्रोडक्शन करते हैं, वैसे ही चलिए। इसमें सोचिए कि हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से आपने जेल को और यहाँ के बंदियों को और स्टाफ्स को रखा है, हम बहुत प्राउड है कि आपके जैसे सुपरिटेंडेंट आज भी मौजूद है इंडिया में और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और आपसे कुछ सवाल आपसे करूँगा। आपके विचारधारा को देश के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश है। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पर आपने कितने साल सर्विस किया है? मैं जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पर लगभग 28 वर्ष जेल सेवा किया हूँ, और उससे पहले मैं 12 साल बैंक जॉब में था। तो आज मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है जिंदगी का और सेवाओं का। और आपके इस सेवा में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बैंक में मेरी पोस्टिंग भोपाल में थी, और वहाँ पर मैं बैंक जॉब करने के साथ साथ कुछ लैंग्वेज सीख रहा था, थिएटर ज्वाइन किया, और उसके साथ ही साथ मुझे लगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी देना चाहिए, क्योंकि बैंक का जो जॉब है वो बहुत लिमिटेड होता है। काउंटर पर आपका कस्टमर है, आपने बात किया, चला जाता है। पर पब्लिक के लिए आप कुछ विशेष नहीं कर सकते, जनमानस की सेवा नहीं कर सकते। तो मेरे मन में भाव था कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा जॉब करूं जिसमें सीधे सीधे लोगों की मैं सेवा कर सकूं। और आप अभी जेल सुपरिटेंडेंट थे पिछले 28 साल से, तो इसमें आपके जीवन में उतार चढ़ाव के बारे में बताइए। जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है, और मेरे ही क्या, हर एक इंसान के ज़िंदगी में कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, कुछ बुरी बातें भी कभी कभी हो जाती हैं। तो मुझे अमूमन जो है 90% अच्छे लोग मिले, अच्छी बातें हुई, अच्छी घटनाएं हुई, सफलताएं मिली। 10% कुछ एक ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो अप्रत्याशित थे, और जिनको मैं सोचकर माइंड नहीं किया कि ये तो जीवन है, और इस जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। तो अच्छा ये हुआ कि मुझे कैदियों की सेवा करने का मौका मिला। आम आदमी की जो सेवा करते हैं वो सामान्य सेवाएं होती हैं, पर जिनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, परिवार के लोग तंग हो जाते हैं किसी बदमाश बच्चे से, या फिर युवा होता है तो वो कुछ उल्टा सीधा हरकतें करता है, तो समाज के लोग उससे परेशान हो जाते हैं। और जब वो कोई क्राइम कर लेता है तो पूरा जो राज्य है या देश है वो परेशान हो जाता है। तो उस व्यक्ति को, जिसे अपराधी कहते हैं, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो उसको सुधारने का जो अवसर हमको मिला, तो वो अवसर अपने आप में एक मज़ेदार भी था, सफलता का एक सूचक भी है, और चुनौतियाँ तो बहुत मज़ेदार थी। और हम इस चीज़ को देख भी पा रहे हैं, हमने अंदर गया और इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया कि कैसे अंदर शिक्षाएं दी जा रही है, मॉरल वैल्यूज़ और इंग्लिश लिखना पढ़ना सब चीज़ सिखाया जा रहा है। इस चीज़ के द्वारा वो लोग जब बाहर जाएंगे तो वो लोग अपने आप को एक लेवल पर देख पाएंगे कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। और आपने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभाया सर। शुक्रिया। और अगला सवाल ये है कि आप जेल सुपरिटेंडेंट है और साथ में आपको अपना परिवार भी है,
तो दोनों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? जेल का जो जीवन है वो भी एक मेरा परिवार है, जहाँ पर 2400 बच्चे हैं, ये मान के चलता हूँ। 2400 लोग, ये तो सिर्फ कैदी हैं। उसके अलावा 5 और जो ज़िले हैं उसमें भी करीब 1600 लोग हैं, तो 4000 बच्चे। मेरा फिर स्टाफ है करीब 300 लोगों का, तो लगभग मतलब मेरा छोटा सा परिवार है, 4500 लोगों की जो है सेवा करते हैं। तो वो सेवा जो है शासकीय सेवा है, जिसके प्रति मेरी 24 घंटे 365 दिन जिम्मेदारी है। मेरे परिवार में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटा बेटी जो बड़े हैं उनकी शादी हो गई है। एक छोटा बेटा है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बढ़िया काम करता है। तो मैं और मेरी जो शरीके हयात, जिसको पत्नी बोलते हैं ना, हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्ती में, और काम करते हैं बस्ती में। अच्छा सर, और अगला सवाल है मेरा कि आप जितने भी साल 28 साल सर्विस किए हैं इस पोस्ट में, आपने कभी पॉलिटिकल प्रेशर का अनुभव किया है? अगर किया है तो किस तरीके का प्रेशर है और उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे जवाब दिया? देखिए, भारतीय शासकीय सेवा में राजनीति का जो प्रभाव है वो इसलिए होता है कि सेवक जो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो मंत्री हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि जिन्हें बोलते हैं, योजनाएं वो बनाते हैं, कानून वो बनाते हैं, और स्टेट का पूरा कंट्रोल करते हैं। तो उनका बात तो मानना पड़ता है। और उस बात को मैंने जो अनुभव किया हूँ, मैं जब जेल अधीक्षक नहीं था, उसके पहले जब बैंक में था, तो वहाँ पर भी जो बैंक था वो पॉलिटिकल अड्डा था एक तरह से। अपेक्स बैंक भोपाल, जहाँ पर सुभाष यादव वहाँ के चेयरपर्सन थे, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे, तो वो भी बैंक में भी वहाँ पॉलिटिक्स था। और यहाँ पर जब सरकारी सेवाएं होती, यहाँ पर भी राजनीति होती, पर राजनीति हमेशा बुरी नहीं होती, राजनेता हमेशा बुरे नहीं होते। उन लोगों को जो लोग लालच देते हैं या दूसरे तरीके से मिसगाइड करते हैं, तो जो सुलझा हुआ राजनेता है ना, वो अपना निर्णय खुद लेता है। मुझे ऐसा कभी उलझा हुआ राजनेता नहीं मिला। और जो कभी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ इनडायरेक्टली हुई, तो मैं उनको जाके स्वयं बता दिया कि सर सच्चाई ये है। मुझे खुशी है, जितनी भी सरकारें आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हों, चाहे कांग्रेस की हों, इन दोनों सरकारों से मुझे, उनके राजनेताओं से मुझे बहुत स्नेह मिला, बहुत सीखा हूँ। मैं कभी किसी को गलत नहीं सोचा और ना गलत सोचता हूँ, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो कोई भी गलत नहीं है। और अगला सवाल ये है कि अभी का जो सरकार है भारत का, उसके अंदर में आपके हिसाब से क्या भारत का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं? देखिए, भारतीय जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, मैं दोनों की बात करता हूँ, तो हर सरकार को विकास तो करना ही होता है, क्योंकि उनको अगला चुनाव जीतना है। और विकास एक क्षेत्र विशेष में ना हो, विकास सर्वोत्मुखी होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में जाना चाहिए, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो। जो वंचित वर्ग है, कैसे नीडी पर्सन, हम उनको अगर सेवा अधिक से अधिक देते हैं, जैसे महंगाई है, तो हम अगर उसको उस लेवल पे लेके आए जहाँ पर जो गरीब उपभोक्ता है उसको रोटी कपड़ा मकान ठीक से मिल सके, तो सरकार पीडीएस चलाती है, राइस देती है, गेहूँ देती है, नमक देती है। लगभग मुझे लगता है कि हर एक राज्यों में ये है, मध्याह्न भोजन का स्टूडेंट्स को मिलता है। दूसरा मुद्दा होता है बेरोजगारी का। इस विषय में जो सरकारी सेवाएं हैं, वो सरकारी सेवाओं को कुछ और समय के साथ मॉडर्न होने की ज़रूरत है, अपडेटेड होने की ज़रूरत है। शिक्षा के स्कूल को जैसे हम ले लें, तो स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो पुराने ढांचे पे ही चल रहे हैं, वहाँ पर उतना ज़्यादा अपग्रेडेशन या टेक्निकली
चेंज नहीं आ रहा है, डिजिटल चेंज नहीं आ रहा है। और प्राइवेट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा कि विदेश की यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में आएंगे, तो भारतीय जो विश्वविद्यालय है या भारतीय जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी की पूरी चेंज करना पड़ेगी। तो परिवर्तन जो होते हैं वो प्रगति के सूचक होते हैं। और आपके हिसाब से अभी भारत में पॉवर्टी रेट जो है, गरीबी का जो रेट अभी है वो घट रहा है? देखिए, भारत की जो जनसंख्या है ना, हम उस पर बात करें तो वो बढ़ रही है। तो जो रोजगार के साधन हैं वो उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं जिस गति से जनसंख्या का विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उस गति से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो गरीबी की रेखा है या बेरोजगारी की जो दर है, वो बेरोजगारी की दर बढ़ती जाएगी। अब इसके लिए सरकार दोषी नहीं, उसके लिए समाज के लोग, परिवार के लोग, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर 2 बच्चे हैं, जैसे आप 2 भाई बहन हो, आपके मम्मी पापा भारी खुश हैं, अब आपके घर में 5 बच्चे हो जाएंगे, इसमें मम्मी पापा समझदारी किए ना कि वो उस चीज़ को संभाले। ऐसा हर एक नागरिक इस बात को करे, फैमिली प्लानिंग करे, तो निश्चित तौर पे मान के चलें कि आपका जो सोसाइटी की भी प्लानिंग सही होगी। सोसाइटी की प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो कम्युनिटी की प्लानिंग अपने आप अच्छी होगी, और कम्युनिटी डेवलप करेगा, कंट्री डेवलप करेगा। इसलिए दर चाहे गरीबी की हो, चाहे अपराध की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, ये बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि लोग पढ़ने लिखने के बाद भी अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण, कुछ लोग नशा करते हैं, पढ़ा लिखा ज़्यादा करता है, गांव का लोग तो करता है, तो उसे पता है कि ये नुकसान कर रहा है। अब इसमें सरकार का क्या रोल है? आप नशा का सामान लेने खुद जा रहे हो, खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो बीमार तो आप ही ना होगे, गवर्नमेंट को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। तो दर नशा करने से मरने की ज़्यादा होगी, खर्च ज़्यादा होगा, घर में लड़ाई ज़्यादा होगी। तो दोनों बातें हैं, हमको समझदारी पहले नागरिक को दिखाना है, फिर शासन के ऊपर बात करनी है। सरकार के ऊपर दोष देने से अच्छा हम अपने ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। यही मेरा Yes, कहना है। हाँ। बहुत सही बात बोला आपने। और मेरा अगला सवाल है कि आज के दिन में डेमोक्रेसी इंडिया में है या नहीं? देखिए, भारतवर्ष में जो प्रजातंत्र है वो समग्र रूप से अभी फैल नहीं पाया है। प्रजातंत्र तो है, पर जन जन तक उसको पहुंचना है। जैसे देश आज़ाद हुआ था तो देश में जो रियासतें थी, राजा महाराजा लोग थे, वो ही लीडर बन के आए, तो वो आज़ाद हुए। उनकी जो फ्रीडम थी काम करने की, उनकी फ्रीडम थी स्पीच करने की, उनकी फ्रीडम थी विरोध करने की, वो किया। पब्लिक को पता ही नहीं था। तो अब पब्लिक तक जब डेमोक्रेसी जाएगी या धीरे धीरे पहुंच रही है, तो वोट का जो अधिकार है, उस अधिकार से हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, और वही जनप्रतिनिधि जो है आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, जहाँ पर भी पहुँचते हैं उनकी बात रखते हैं। पर यहाँ दिक्कत एक और है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुनने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन जनप्रतिनिधि ज़्यादा उपयोगी है। फोन आ रहा था तो कट हो गया, उसको या पहले बात कर लो, फिर कंटिन्यू करना है। ग्यारह मिनट हो गया। सर क्या बोल रहे थे? जनप्रतिनिधि, हाँ। करप्शन, पॉलिटिक्स, घी खिलाया करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जो अभी डिजिटल हो रहा है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ों में इंटरनेट का माध्यम, फ़ोन और
पेमेंट, बैंक पेमेंट सब में डिजिटल हो रहा है। ये एक तरीके से अच्छा है और इसमें कई मतलब बुरे चीज़ भी है, नकारात्मक भी है। मेरा सवाल ये है कि क्या आज के युवाओं के लिए ये डिजिटलाइजेशन सही है या गलत? देखिए, तकनीक कोई सी भी हो ना, वो हमेशा उपयोग करने वाले पर डिपेंड करती है। जैसे आपका मोबाइल है, आप इसका सदुपयोग अगर गूगल सर्च में करते हो, यूट्यूब पे अच्छा माने टॉपिक देखते हो, डिस्कशन करते हो, जूम में जाते हो, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हो, तो मोबाइल अपनी बहुत अच्छी चीज़ है। बैंकिंग सर्विसेज, आपको 1 मिनट में आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है, जिसके लिए 2 घंटे खड़ा होना पड़ता था। दैट्स गुड। बट आप अगर मोबाइल में चैट करो, चैटिंग करो, चीटिंग करो, तो ये हार्मफुल है। तो जो साइंस आपके लिए यूज़फुल है, वो साइंस आपके लिए, आप उपयोगिता को देखिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके लिए कितना कारगर सिद्ध है। आपको उसका सदुपयोग करना है। जैसे उदाहरण दूँ, एक नाव होती है और एक कार होती है। एक समय कभी ऐसा आता है कि किसी को नदी पार करना है, तो कार पानी में नहीं चलती, तो उसको नाव में रख के ले जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाव को ट्रांसपोर्ट करना है एक शहर से दूसरे, तो उसको भी किसी गाड़ी में रख के नाव को ले जाते हैं। नाव की उपयोगिता है, नाव धरती पर नहीं चल सकती, कार पानी में नहीं चल सकती। तो कोई ये कहे कि नाव अच्छा है या कार अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, प्रयोग करने वाले ऐसा टेक्नोलॉजिकल है। आपको कहाँ उसका सदुपयोग करना है, कैसे करना है, निर्भर करता है आपकी सोच पे। और भ्रष्टाचार जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको अगर आपके हाथ में शासन होता तो आप किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार आज से नहीं है। भ्रष्ट जो व्यक्ति है ना, वो हर समय में, हर काल में और हर जगह होते हैं। आप बाइबल को पढ़ते हो, उसमें साफ लिखा है कि प्रभु ने कहा था कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना। आदम को कहा कि इस फल का आदम ने अपनी वाइफ को कहा कि इसका हवा को कहा कि आप इसका फल नहीं खाइएगा, लेकिन वो खाई ना। वहाँ से मैंने प्रारंभ हो जाता है वायलेशन ऑफ द लॉ या रूल। तो जिसने नियम का उल्लंघन किया वो अपराध की श्रेणी में जाता है। और अपराध चाहे भ्रष्टाचार का हो, किसी को मारने पीटने का हो, या किसी को धोखा देने का हो, अपराध तो अपराध है। अपराध दर, तो दर मेजर करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर आदमी, वही मैं बात करूँगा कि अगर समझदार है तो वो करप्शन देगा क्यों। जैसे आप मेरे पास आए, आप मैं इंटरव्यू मेरे से ले रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, आपका भी नाम है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपको मेरे विचारों को सुन के किसी और जो दोस्त हैं उनको सुनाओगे तो उनको ठीक लगेगा कि भाई आपने अच्छा काम किया। एक जेल अधीक्षक से हमसे बात करा दिए तो हम जेल के बारे में जानने लगे। तो ये निस्वार्थ जो सेवा हर आदमी को फल देती है। आपके पापा हमेशा कुछ देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, जो है पेन है, डायरी है, ये छोटी छोटी चीज़ नहीं है। तो देने से आदमी अच्छा होता है, दाता कहलाता है। दाता यानी विधाता, विधाता यानी ईश्वर। और जो लेने वाला होता है उसको लालच बढ़ता जाता है। करप्शन वैसे जो भ्रष्ट लोग होते हैं, कभी किसी ने उसको मान लो 1 रुपये का सामान दिया तो वो उम्मीद करते हैं आपको 2 रुपये मिले, फिर वो 100 रुपये मांगेगा, फिर तो जो देता है वो भी उतना जिम्मेदार है, देता है वो तो फिर अपराधी यही है। तो करप्शन एक तरफ से नहीं होता, करप्शन दोनों तरफ से होता है। कुछ लोग इलीगल काम कराने के लिए पैसा देते हैं, इसलिए हो जाता है। आपने बहुत सही बात कहा, करप्शन को लेकिन फिर भी कम करना बहुत मुश्किल हो रहा है आज। कम हो सकता है करप्शन अगर हम अपने वर्क को, कल्चर को, हैबिट को सुधार लें। तो अगर हम उसको नहीं सुधारते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी चीज़ आपके घर में जैसे ले लें,
कि एक पंखे से काम चल रहा है, मतलब गर्मी सहन कर सकते हैं। चलिए बहुत तेज़ गर्मी है तो कूलर पानी डाले चला सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि नहीं अब मुझे एयर कंडीशन चाहिए, ठीक है एक रूम एक कर ले, लेकिन अब हर घर का एक बच्चा कहे कि हमारा रूम में भी एयर कंडीशन चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका होगा 25,000 रुपये और 3 रूम हैं और 3 में अगर एयर कंडीशन चलेगा तो एक एयर कंडीशन का एक रूम का खर्च 5,000 रुपये, 15,000 रुपये आपके उसमें जाएंगे। 10,000 में घर कैसे चलेगा? करप्शन करना होगा। आदतें ही लोगों को करप्ट करती हैं, मेरा ये कहना है। यस सर, तो लालच जो है वो उसका जड़ है और भ्रष्टाचार की जड़ है। भ्रष्टाचार। जी। और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप इस देश की जनता को और देश के बच्चों को और युवाओं को और बड़े लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के जनरेशन में? देखिए, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि लोगों को प्रेरित कर सकूँ या कोई संदेश दे सकूँ, पर अनुभव के आधार पर 40 साल जो मैं सेवा किया हूँ और 62 साल का मेरा आयु है, 2 ही चीज़ें मैंने कहा हूँ कि हम पहले खुद को देखें, फिर हम दूसरे को देखें। और दूसरा सिद्धांत है जो मेरी कविता में मैं बोलता हूँ कि कोई एहसान नहीं, फर्ज का तकाजा है आदमी तो आदमी के काम आएंगे। तो हम एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे और गलत राह पे नहीं चलेंगे तो सारा समाज, सारा देश, सारा संसार जो है सुधर जाएगा। और यही प्रभु चाहते हैं। हर घर का ईश्वर जो है इस समाज को, इस धरा को, इस संसार को उद्धार करने आया है और वो उद्धार करता वहाँ बैठा है, लेकिन उसने शक्ति आपको दिया है। तो शक्ति का सदुपयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, ये संसार सुधर जाएगा। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका, बाला मुरुगन साहब का जो फादर हैं और इस जेल में काफ़ी वर्षों से बंदियों को नैतिक शिक्षा देते हैं। और आपकी जो मदर हैं प्रिया जी, वो भी बहुत अच्छी हैं, आपकी बहन हैं वो भी बहुत समर्पित हैं। ईश्वर आप सबको खूब तरक्की दे, लंबी आयु दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।